फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 के साइंस के चैप्टर नंबर 4 फोर्स एंड प्रेशर का इंट्रोडक्शन दूंगा। दोस्तों, ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि भाई डीएवी क्लास 8 के चैप्टर 4 का साइंस का चैप्टर 4 का वीडियो डालो, तो मैं आज उसके लिए वीडियो ले आया हूँ। देखिए दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग फोर्स और प्रेशर के बारे में पढ़ना है। मैंने सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखा है। यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है फोर्स और प्रेशर के बारे में। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, जो मोशन है हमारे लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट है। क्लास 7 में हम लोग मोशन के डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो हम लोग इसको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इस पर हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम लोग ये सब भी जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है तो अपने आप वो मूव करना शुरू नहीं कर सकता। कुछ एफर्ट, कुछ फोर्स हमें उस पर लगाना पड़ेगा, तभी वो मूव करता है। दोस्तों, यदि आपके घर में अलमारी, चेयर ये सब रहता है और आपको उसका रूम में पोजीशन चेंज करना रहता है, तो आप उसको उस पर पुश और पुल अप्लाई करते हैं, है ना। तो उसका पोजीशन हम लोग चेंज करते हैं। तो पुश का मतलब दोस्तों यहाँ पर धकेलना होता है और पुल का मतलब खींचना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बात मैं बता दूँ कि फोर्स तभी प्ले में आता है जब हम उस पर पुश और पुल अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसका इंटरेक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ होता है। ठीक है, यदि हम लोग स्टडी टेबल का जो पोजीशन अपने रूम में चेंज करना चाहेंगे तो हमें उसे पुश करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर एक्टिविटी 1 में कुछ क्वेश्चन दिए हैं कि एक्शन क्या, पुश अप्लाई करना पड़ेगा, पुल अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप इसे देख लीजिए, आप इसकी बुक में भर लीजिए, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1-2 नंबर का। अब चलिए, जो मेन टॉपिक है वो है फोर्स और प्रेशर। पहले फोर्स पढ़ते हैं। फोर्स हम लोग फोर्स तभी अप्लाई होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश और पुल अप्लाई करते हैं। ठीक है, मतलब फोर्स अप्लाइंग पुश और पुल, सो इट इज़ फोर्स। मतलब हम किसी भी ऑब्जेक्ट में पुश और पुल अप्लाई करेंगे तो वहाँ फोर्स होगा। ठीक है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्शन करता है। उसके बाद फोर्स का इफेक्ट्स। फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला सकता है, मतलब उसका मोशन स्टेट मोशन में चेंज कर देता है। ठीक है, एक्टिविटी 2 से आप ये समझ सकते हैं, हमें एक रबर बॉल लेना है, उसको एक स्मूथ लेवल सरफेस पे रख देना है। हमको उसको धीरे से पुश करना है तो वो मोशन में आ जाएगा, मतलब वो घूमना शुरू कर देगा, आगे जाना शुरू कर देगा। उसको जितने कस के आप धकेलिएगा वो उतना स्पीड से जाएगा। ठीक है, अब टेबल टॉप में उस बॉल को रोल करना है। उसके बाद क्या करना है, बॉल यदि राइट साइड से जा रहा है तो उसको आप लेफ़्ट से पुश कीजिए, लेफ़्ट से आ रहा है तो राइट से पुश कीजिए। ठीक है, तो स्पीड जो होगा बॉल का वो डिक्रीज कर जाएगा और धीरे धीरे बॉल जो रेस्ट पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, बॉल को एक एंगल डायरेक्शन में चेंज करना। मतलब यदि बॉल सीधा आ रहा है तो उसको आप 45 डिग्री 30 डिग्री में चेंज कर दीजिए, तो उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। हम लोग ये कैसे करेंगे, तो अपना हाथ का एंगल चेंज करके। अब हम लोग क्या रियलाइज़ किए हैं एक्टिविटी से कि इफ़ द फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी अलॉन्ग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, द स्पीड ऑफ बॉडी विल इंक्रीज। यदि बॉल ईस्ट की तरफ जा रहा है और हम उसको ईस्ट से यदि फोर्स या पुश अप्लाई करेंगे तो बॉल का जो स्पीड है वो तेज़ हो जाएगा। ठीक है, यदि डायरेक्शन ऑफ फोर्स यदि मान लीजिए वेस्ट है और हम लोग उस पर ईस्ट से जो फोर्स या पुश पुल अप्लाई करेंगे तो उसका जो स्पीड डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, और ये जो सपोज किया जा रहा है कि बॉल जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ठीक है, इफ़ द फोर्स एक्ट्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन इट कैन चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। यदि हम एंगल से मान लीजिए हाथ को यदि घुमा के हम उसका एंगल ही चेंज कर दे तो उसका स्पीड तो चेंज हो जाएगा, साथ साथ डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमारी कॉमन एक्सपीरियंस में दिन भर बहुत सारे फोर्स अप्लाई हम करते रहते किसी चीज़ पे। ठीक है, उसके बाद फोर्स का जो दूसरा इफेक्ट है वो है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम रोटी के आटे को गूंदते हैं दोस्तों तो उसका जो है शेप वो चेंज हो जाता है, कभी गोल, उसके पाम से हम लोग जब दबाते हैं या प्रेस करते हैं तो उसका जो इन्फ्लेटेड बैलून को ही आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, इन्फ्लेटेड बैलून को जो हम जो जेंटली प्लेस करते हैं तो उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है। तो हम लोग जब फोर्स अप्लाई करते तब ना जो साइज और शेप है उसका चेंज हो रहा है। उसके बाद फोर्स का इफेक्ट यहाँ 5 दिया हुआ है, तो आप इसको
ध्यान से पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या करता है फोर्स? फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में ला देता है, उसका स्पीड चेंज कर देता है, उसका डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसका शेप साइज चेंज कर देता है। ठीक है, 2, 3 और बहुत सारे इफेक्ट्स उस पर पड़ते हैं फोर्स अप्लाई करने से। उसके बाद फैक्टर एसोसिएटेड विथ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स नीडेड। हम लोग जानते हैं कि जितने तेज़ी से हम फोर्स फुटबॉल पे अप्लाई करेंगे, मतलब जितना तेज़ी से हम उस पर किक अप्लाई करेंगे, वो उतनी तेज़ी से मूव करेगा, उतने आगे जाएगा, उतना स्पीड से जाएगा। ठीक है, उसके लिए यहाँ कंसीडर करने बोल रहा है कि मान लीजिए कार है जिसका लाइटर मास है, ठीक है, एक हेवियर मास लोडेड ट्रक है, दोनों एक हॉरिजॉन्टल रोड पे स्टैंड है, ठीक है, मतलब पार्क्ड है। तो हम लोग को ज़्यादा फोर्स उस ट्रक पे लगाना होगा उसको आगे बढ़ाने के लिए, जितना कि हम लोग कार पे लगाएंगे। ठीक है, यदि हम लोग दोनों में सेम फोर्स लगाएंगे तो कार तो एक ग्रेटर स्पीड ले लेगा, लेकिन जो ट्रक है वो वहीं पर खड़ा का खड़ा रह जाएगा, या फिर कार से उसका स्पीड बहुत कम होगा। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल डिवाइस है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, उसको नापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका जो एसआई यूनिट है वो है 1 न्यूटन। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका इमेज भी दिया हुआ, ऊपर रिंग है, फिर बीच में पॉइंटर, फिर ग्रेजुएटेड। दोस्तों यहाँ पर 1 न्यूटन का जो वैल्यू भी दिया हुआ है, ठीक है, तो 1 इन बॉडी ऑफ मास 1 kg। ठीक है, फोर्स सच बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फोर्स पे जो है, फोर्स के साथ जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, हम लोग ये ईजी हो गया ये समझना कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है और डायरेक्शन जो उस पर एक्ट हो रहा है उसको हम कम्प्लीटली स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग किसी भी चीज़ का डायरेक्शन चेंज कर दें और उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दें, डायरेक्शन और उसका इफेक्ट भी चेंज हो जाता है अप्लाइड फोर्स के साथ साथ। ठीक है, उसको हम लोग बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स करना है। इस पर हमेशा मतलब डिफ्रेंशिएट बिटवीन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, व्हाट इज बैलेंस फोर्स, व्हाट इज अनबैलेंस फोर्स, इस पर आते रहता है दोस्तों। तो मैं इसे आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, चलिए पीछे पेज में पढ़ते हैं सच। फिजिक्स में आपको एक्टिविटी पे मेन ध्यान देना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी 4 को आप ध्यान से पढ़िए कि मान लीजिए आप और आपका एक फ्रेंड, एक बॉक्स है, हेवी बॉक्स, दोनों यदि इस डायरेक्शन से उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो बॉक्स है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा। ठीक है, ईजिली आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आप और आपका दोस्त दोनों, मान लीजिए आप इस डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और जो आपका दोस्त है वेस्ट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वो जो बॉक्स है वो तो कभी आगे जाएगा कभी पीछे आएगा, तो उसमें कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पर बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में यही पढ़ना है। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स वैसे फोर्सेस को कहते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में एक्ट किया जाता है, मतलब दोनों आप और आपके फ्रेंड दोनों एक डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे और वो बॉक्स आगे बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अब बैलेंस्ड फोर्स वैसे फोर्सेस को कहते हैं, यहाँ पर F1 F2 जो दिया हुआ है, F1 + F2 = F1 + F2। ठीक है, उसके बाद बैलेंस्ड फोर्स, इसका जो मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो कभी जीरो नहीं हो सकता, नॉन जीरो होगा। और बैलेंस्ड फोर्स का क्या होता है, आप और आपके फ्रेंड दोनों एक ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक वेस्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट होगा नेट फोर्स जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉक्स मूव तो करेगा ही नहीं, ना आगे करेगा ना पीछे करेगा, या मूव करेगा तो एक बार आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, या फिर उसका नेट फोर्स जो हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो यही होता है बैलेंस्ड फोर्स। यहाँ टग ऑफ वार का एग्जांपल दिया हुआ है दोस्तों। अब टग ऑफ वार में भी आप वही समझ सकते हैं, ये अनबैलेंस्ड फोर्स का एग्जांपल होता है। ठीक है, बहुत देर तक तो खींचातानी होती रहती है, लेकिन फिर कोई भी टीम, एक टीम अपनी तरफ पूरी रस्सी को खींच लेता है और उस दूसरी टीम को हरा देता है। ठीक है, तो ये बैलेंस फोर्स होता है, फिर कभी अनबैलेंस फोर्स होता है। दोस्तों यहाँ पर ये पॉइंट दिया हुआ है, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग इन म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन कंबाइंड बाय सब्ट्रैक्शन, द नेट फोर्स इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेस एंड इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द लार्जर फोर्स। दोस्तों आप इसको याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का डिफिनेशन आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है इसका।
जो इंट्रोडक्शन था मतलब इसको मैंने आपको हिंदी में समझा दिया है, तो मैं आपको पीछे बता देता हूँ कि आगे जो मैं टॉपिक क्या है। आगे का जो टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं। पहला जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग वैसे फोर्सेस को कहते हैं जो डायरेक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट इंटरैक्टिंग जब डायरेक्ट और फिजिकल कॉन्टैक्ट के साथ होता है तभी वो फोर्स अप्लाई होता है। जैसे कि मस्कुलर फोर्स, यदि हम लोग ये जो है मसल्स के इंटरेक्शन के द्वारा अप्लाई किया गया फोर्स होता है, ठीक है। मसल्स के द्वारा फोर्स जो दिया जाता है उसी को हम लोग मस्कुलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रिक्शनल फोर्स, यदि कोई बॉल ज़मीन पे रोल कर रहा है, ठीक है, और धीरे धीरे वो बहुत तेज़ी से जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे जाकर के वो स्लो हो जाएगा या फिर रेस्ट पे आ जाएगा, तो वैसे फोर्स को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। वो भी अर्थ के द्वारा लगाया जाता है फ्रिक्शन फोर्स, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। उसके बाद नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हम लोग वैसे फोर्सेस को कहते हैं जो डायरेक्ट और फिजिकल कांटेक्ट नहीं भी रहे तभी भी लग जाता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के द्वारा लगाया गया फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि एप्पल यदि गिरता है किसी पेड़ से या फिर मैंगो गिरता है किसी पेड़ से, तो वो ज़मीन पे गिरता है, वो तो हवा पे नहीं रह जाता है, इसलिए हम लोग को ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पर अर्थ के द्वारा लगाया जाता है। मैग्नेटिक फोर्स, हम लोग क्लास 6 में जो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे दोस्तों। मैग्नेटिक फोर्स में क्या होता है, नॉर्थ नॉर्थ यदि दोनों एक ही साइड हो जाए तो वो लोग रिपेल कर जाएंगे, वही साउथ नॉर्थ रहेगा तो वो लोग दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। मतलब लाइक टर्म जो अनलाइक टर्म का यहाँ पर प्ले होता है, ठीक है। मैग्नेट का लगाया गया फोर्स को हम लोग मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज ऑब्जेक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ले लेता है दोस्तों। हम लोग इसको क्लास 7 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यदि एक ग्लास, हम लोग को एक ग्लास रॉड लेना है, उसको हम लोग सिल्क क्लोथ से उसको रब कर लेना है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा वो जो रॉड है, ठीक है। इबोनाइट रॉड लेना हम लोग को, एक यहाँ पर एक्टिविटी दिया हुआ देखिए आप कितने अच्छी तरीके से दिया हुआ इमेज में, ठीक है। एक चार्ज लेना है, एक अनचार्ज लेना है, तो देखिएगा जब आप तो वो अट्रैक्ट हो जाएगा और अनचार्ज ऑब्जेक्ट वो रिपेल कर जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ये भी एक्टिविटी 5 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ दोस्तों। इसके बाद जो सेकेंड टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो थ्रस्ट एक्टिंग ऑन ए यूनिक एरिया ऑफ ए सर्फेस इज कॉल्ड प्रेशर। अब थ्रस्ट क्या होता है, यदि हम लोग किसी भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस एरिया पे, तो हम लोग उसको थ्रस्ट करते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला दिया हुआ थ्रस्ट बाय सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट्स, कॉन्टैक्ट एरिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखिए एक आदमी जो है प्रेशर कम करने के लिए अपने माथे पे एक लगा लेता है, कभी कभी एक बोरे का बना के घुमा घुमा के बना लेता है और माथे पे रख लेता है, जिससे उसका प्रेशर कम हो जाता है। अब इसका एग्जांपल भी देखते होंगे कि जो बैग का जो स्ट्रैप्स होता है, हमारे स्कूल बैग्स का जो स्ट्रैप्स होता है वो पीछे वाइडर होता है। इसलिए वाइडर होता है ताकि उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, तो प्रेशर जो हमारे कंधे पे लगता है वो कम लगता है। यही कारण है कि जो हमारे बैग का जो स्ट्रैप है वो वाइडर दिया जाता है, ठीक है। एक्टिविटी 6 में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में भी हमेशा क्वेश्चन आता रहता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक मोल्डिंग, हम लोग को कुछ मोल्डिंग क्ले लेना है, एक वुडन ब्लॉक लेना है, ठीक है। और जो मोल्डिंग क्ले उसको 3 से 5 सेंटीमीटर तक स्प्रेड कर देना है, ठीक है। हम लोग उसको पहले हॉरिजॉन्टली रखें, फिर वर्टिकली रखें, फिर उसको एक अलग डायरेक्शन में रखें, ठीक है। तो उसका जो सबसे ज़्यादा जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो देखिए, जो आप वर्टिकली रख रहे हैं तब उसका फोर्स थोड़ा ज़्यादा अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो तीनों में जो सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई कब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा अंदर गया है, फिर थोड़ा सा ज़्यादा अंदर, देखिए सबसे ज़्यादा अंदर इसमें गया है। आप देख सकते हो ऊपर एक बुक भी रख दिया गया है यहाँ पर, आप ये एक्टिविटी को बहुत ईजिली घर पर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर जो स्टेशनरी लिक्विड के द्वारा अप्लाई किए गए प्रेशर को हम लोग हाइड्रोस्टैटिक लिक्विड प्रेशर कहते हैं। किसी भी पॉइंट पे अप्लाई किए जाने वाले फोर्स को। दोस्तों ये जो एप्लीकेशन दिया हुआ है आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि इस एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। एप्लीकेशन में ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है जो समझाने लायक है, तो मैंने लिक्विड प्रेशर समझा दिया। एक्टिविटी 7 में क्या करना है,
कि हमें एक ट्रांसपेरेंट पाइप लेना है और पाइप का जो लेंथ है वो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो और उसका डायमीटर जो है 6 सेंटीमीटर हो। उसके नीचे हम लोग एक रबर बैलून लगा देना है, ठीक है। और वो जो पाइप है उसको हम लोग वर्टिकल पोजीशन में हमें पकड़ लेना है, ठीक है। उसमें जो पाइप है उसमें कुछ वाटर डाल देना हम लोग को, ठीक है। नोट द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इन द पाइप, पोर सम मोर वाटर, कुछ और थोड़ा और वाटर डाल देना है। तो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ओवर अगेन द ब्लस इन द रबर बैलून, वाट डू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वाटर एट कॉलम एट द बॉटम ऑफ कंटेनर इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द हाइट ऑफ कॉलम। जितना ज़्यादा वाटर का हाइट ऊपर होगा उतना ज़्यादा प्रेशर नीचे लगता है, ठीक है। अब एक्टिविटी एयर जो दिया हुआ पीछे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। इसमें आपको क्या करना है, एक 3 कैन लेना है, कुछ कलर्ड वाटर लेना है, एक 7 पिन नेल लेना है और सेलो टेप लेना है, ठीक है। 7 पिन नेल से आपको 3 कैन में 4 छेद करने हैं और वो छेद इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब आप यदि 2-2 सेंटीमीटर में छेद कर रहे हो तो आपको 2-2 ही सेंटीमीटर में 4 जो होल्स करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उस होल्स को कवर कर देना है टेप, सेलो टेप से। उसके बाद आपको उसमें कुछ वाटर डाल देना, जो कलर वाटर आपने लिया है, ठीक है। अब आपको सारी टेप, जो 4 टेप आपने लगाए हैं, उस 4 टेप को आपको हटा लेना है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी वाटर जो नीचे वाले मतलब होल्स से आ रहा है वो ज़्यादा दूरी तय कर रहा है ऊपर वाले होल्स के मुकाबले, ठीक है। आप यहाँ एक्टिविटी में बहुत ही इजी, तो हम लोग इस एक्टिविटी से क्या इलस्ट्रेट करते हुए, और इलस्ट्रेट दैट इंक्रीज इन डेप्थ ऑफ द कंटेनर द प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेज, ठीक है। उसके बाद एक्टिविटी 9 में भी आपको वही करना है, लेकिन 2 होल्स इसमें सिर्फ करने हैं और 2 होल आपको इक्वल डिस्टेंस में वैसा नहीं करना है। इसमें आपको दोनों साइड एक एक होल करने हैं जो कि एक सेम लेवल पे होने चाहिए, ठीक है। इस पर जब वैसे टेप से कवर कर देना, वाटर डाल देना, जब आप टेप हटाइएगा तो आप देखिएगा कि दोनों से जो होल्स जो वाटर निकल रहे हैं वो एक सेम डिस्टेंस पर, जब उसको नापिएगा तो उसका भी डायमीटर सेम होगा, उसका भी डायमीटर 5 सेंटीमीटर, इसका भी डायमीटर 5 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद लिक्विड प्रेशर का कुछ प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ दोस्तों। ये पिछली बार टर्म 1 में 3 नंबर का आया था दोस्तों, ये वाला प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर। ये 4 पॉइंट दिया हुआ 3 नंबर का आया था पिछली बार, ठीक है। तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी वो पढ़ लेते हैं हम लोग। लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ कंटेनर ड्यू टू वेट ऑफ द लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ बॉटम। हमें नीचे एरिया जो होता है बॉटम का, वो कोई उसका जो कंटेनर का जो बॉटम है वो कोई डिपेंड नहीं करता, लिक्विड प्रेशर वेट के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद किसी भी लिक्विड में, मतलब लिक्विड प्रेशर किसी भी पॉइंट में फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। वो डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करना, ना कि हाइट ऑफ कॉलम एवर इट, ठीक है। लिक्विड जो है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है अपने वाल्स ऑफ कंटेनर में, ठीक है। यदि कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर लिक्विड में अप्लाई किया जाए क्लोज्ड कंटेनर में तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, ट्रांसमिटेड हो जाता है थ्रू आउट द लिक्विड, ठीक है। यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो मैं इसे पढ़ के बताता हूँ। वी नो डैट देयर इज ऑल अराउंड अस एयर हमारे चारों तरफ है, ठीक है। इट इज़ द अर्थ ग्रेविटेशनल दैट होल्ड्स एयर अराउंड अस। मतलब अर्थ का, मैंने पहले पिछले बताया था मैं पीछे कि अर्थ एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, तो यही ग्रेविटेशनल फोर्स एयर को हमारे आसपास में होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद जो एयर है वो यहाँ से मतलब ज़मीन से 1000 किलोमीटर तक ऊपर है, ठीक है। जैसे जब ऊपर जाते जाएगा एयर का कॉलम डिक्रीज करते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही आपको पढ़ना है। उसके बाद इस टॉपिक में आप पढ़ लीजिए वेरिएशन इन एयर प्रेशर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो एयर का कॉलम है, मतलब एयर कॉलम हाइट, जैसे जैसे हम हाइट मतलब ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे एयर का कॉलम कम होते जाएगा, ठीक है। एयर वुड डिक्रीज, दिस वुड रिजल्ट इन decrease in air pressure at higher altitude. In fact, when we move towards higher altitude, breathing can become difficult. जब जैसे जैसे एयर कॉलम कम वहाँ पर कम होते जाएगा वैसे वैसे हम लोग को सांस लेने में भी दिक्कत होगी, है ना। ब्रीथिंग हमें दिक्कत होगा करने में। यही कारण है कि माउंटेनियर्स जो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, यदि वो नहीं लेके जाएंगे तो फिर उनके साथ ब्लीडिंग होने लगता है नोज से, ठीक है। नॉस्ट्रिल्स जो फट जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं यही कारण से, ठीक। इम्पोर्टेंस दिया है एयर प्रेशर का, ठीक है। तो व्हेन वी ड्रिंक लिक्विड विथ स्ट्रॉ द एयर प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीज ड्यू टू आवर सकिंग द एयर प्रेशर एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड देन बिकम ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ। दिस फोर्स
द लिक्विड टू मूव अप इनसाइड द स्ट्रॉ। होता क्या है इसमें कि जब भी हम लोग किसी स्ट्रॉ मतलब किसी पाइप से पानी पीते हैं या फिर जूस पीते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो एयर प्रेशर होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है हमारे सकिंग का। हम लोग उसको ऐसे करते हैं तो वो सकिंग के कारण उसका जो एयर प्रेशर वो डिक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। तो ज़्यादा जो उसके अंदर जो ग्रेटर देन द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ, तो हम लोग ज़्यादा प्रेशर लगा देते हैं तो इसलिए वो लिक्विड हमारे मुंह में आता है। तो यही एक इम्पोर्टेंस था, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए कि भाई सॉल्यूशन वीडियो डालो, तो मैं वीडियो डाल दूँगा दोस्तों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और दोस्तों मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग।